My dear students, very good morning to all of you in your biome, academic and spiritual science classes. Dear student, today you are with your sir, Mr. Ashok Mishra sir. Thank you. Dear students, अभी तक इसके पहले वाले वीडियो में लेक्चर 3 में हम लोगों ने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर से हम लोगों ने देखा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल में हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी किया, हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में स्टडी किया। डियर स्टूडेंट्स, उसका जो लास्ट सेगमेंट है हमारे क्लास 9th के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टू, वो है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो आज हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में स्टडी करेंगे। और बेटा, आपको आज के वीडियो से बहुत कुछ पोटेंशियल मिलने वाला है जो आपके टोटल एनसीईआरटी को फॉलो किया गया है। हाँ, कहीं कहीं मैं थोड़ा सा आपके स्टैंडर्ड को इन्हेंस करने के लिए उसमें कुछ मटेरियल और भी डाल दिया हूँ जो 9th स्टैंडर्ड तक नहीं सही, किंतु हाई स्कूल या 11th स्टैंडर्ड में आपके लिए बहुत ज़रूरी है उसका जानना। ठीक है, तो यस डियर स्टूडेंट्स, यस वंस अगेन प्लीज कम विद मी टू नो cytoplasm. What is cytoplasm? Dear students, cytoplasm is the fluid content inside the cell membrane including cell organelles. Yes, सेल के अंदर जो फ्लूइड टाइप के मटेरियल होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। किसी सेल में सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड फ्लूइड नेचर के मटेरियल्स जिसमें सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, वो पूरा कंटेंट्स साइटोप्लाज्म कहलाता है। ओके, अब ये जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स वर्ड यूज किया गया ना, तो ये सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं ये हमको जानना है। इट इज टू नो फॉर अस एज पर आवर स्टैंडर्ड। तो बेटा, सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर इन यूकैरियोट्स। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे अगर यूकैरियोट्स लिखा गया, इसका सीधा सा मतलब है मीन्स सेल ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, या इतना डेवलप नहीं होते हैं, उनका सब्स्टिट्यूट वहाँ पर प्रेजेंट होता है अनडेवलप्ड फेज में, बट दैट इज नॉट क्वाइट सेल ऑर्गेनल्स। ओके, तो इस प्रकार से सेल ऑर्गेनल्स, पहले इसका कैरेक्टर क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, साइज में लिटिल होते हैं, लिविंग होते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल लिविंग स्ट्रक्चर इन यूकैरियोट्स। एनसीईआरटी में 9th में लिविंग वर्ड नहीं यूज किया गया है, बट दे आर लिविंग। तो मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर लिविंग स्ट्रक्चर इन यूकैरियोट्स आर नोन एज सेल ऑर्गेनल्स। ओके, एज पर आवर एनसीईआरटी 9th class standard NCERT, there are 6 types of cell organelles in cytoplasm of the cell. Okay, what may be this? This may be endoplasmic reticulum, जिसको ब्रीफ में ER लिखते हैं। ठीक है, गोल्गी बॉडीज, इसके भी कई नाम हैं। गोल्गी बॉडीज, गाल्गियोसोम, डिप्टियोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सभी नाम से जो है जाना जाता है। ये गोल्गी बॉडीज या गोल्गी ऑपरेटर्स, जैसा कि हमारी एनसीईआरटी क्लास 9th में दिया गया है। लाइसोसोम्स, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है और इसमें चूंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को हमने इंक्लूड किया है आपकी सुविधा के लिए। आज का ये लेक्चर आपका नोट भी है और लेक्चर भी है। हम एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स, सारे सेगमेंट्स को आपको डिटेल करेंगे, आपको समझाएंगे। तो ये जो आपका जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आइए एक एक करके देखते चलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स आर सीड्स। सेल के अंदर लंबे मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स के आकार की या सीड के आकार की जो संरचनाएं होती हैं, उसके नेटवर्क को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है। एक होता है RER, रफ वाल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों रफ वाल्ड होता है? क्योंकि इसके सरफेस पर राइबोसोम के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। ठीक है, एंड
यह चूंकि राइबोसोम अटैच होता है और इसीलिए राइबोसोम के अटैच होने के कारण यह जो रेयर होता है साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। तो इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि राइबोसोम इज आल्सो नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो राइबोसोम जहां होगा वहां प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। तो राइबोसोम यदि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच है तो वह रफ वाल्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या RER रेयर कहलाएगा और उसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ओके, दूसरा क्या होता है, सेर स्मूथ वाल्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस सेर क्या है, स्मूथ, यस फॉर स्मूथ, वाल्ड ई फॉर इंडोप्लाज्मिक, आर फॉर रेटिकुलम। तो स्मूथ वाल्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर क्या होता है, राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं, इसलिए इस पोर्शन में ये क्या होता है, साइट ऑफ फैट एंड लिपिड सिंथेसिस। यानी इस स्मूथ वाल्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या होता है, ये आपका फैट और लिपिड का सिंथेसिस यानी फॉर्मेशन होता है। तीसरी चीज आपको यह जानना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जो रेयर से प्रोटीन बना और सेर से जो लिपिड बना, ये रेयर और सेर के जो प्रोडक्ट हैं ये क्या करते हैं, ये आपस में मिलकर के सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। और इसी रेयर के प्रोडक्ट प्रोटीन और सेर के प्रोडक्ट लिपिड्स के आपस में मिलकर के सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन की क्रिया को बायोजेनेसिस कहा जाता है। ओके, तो ये बायोजेनेसिस है। इसके साथ साथ ये प्रोटीन और लिपिड्स आपस में मिलकर के विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स का भी फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सर्व्स एज केमिकल चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट बिटवीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू साइटोप्लाज्म या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू न्यूक्लियस। तो इस प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और भी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। यह क्या करता है, यह सेल के साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में, सेल के न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो मटेरियल्स बनते हैं, जो सब्सटेंसेस बनते हैं, उसको उसके ट्रांसपोर्ट के लिए यह रास्ता देता है, चैनल। इट प्रोवाइड्स पाथ टू ट्रांसलोकेट, टू ट्रांसफर मटेरियल्स फ्रॉम दिस टू दैट पोर्शन। इसलिए यह सर्व्स एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट बिटवीन, ये BW का मतलब बिटवीन होता है, शॉर्ट फॉर्म में BW हम लोग लिख देते हैं, लेकिन आप पूरा बिटवीन लिखेंगे। तो ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में क्या करता है, ये चैनल का काम करता है। और बेटा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, इन वर्टिब्रेट्स नहीं, वर्टिब्रेट्स में जो सेर होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन एंड ड्रग्स का काम करता है। ठीक है, लोअर लिविंग्स में नहीं, लेकिन हायर लिविंग्स में, जैसे वर्टिब्रेट जो पृष्ठवंशी जिनमें रीढ़ रज्जु जो विकसित होती है, ऐसे जीवों में जो सेर होता है ना, उनकी कोशिकाओं में जो सेर होता है स्मूथ वाल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वह क्या करता है, फूड में आए हुए, लिवर में आए हुए जो पॉइजन्स होते हैं या जो ड्रग्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करता है। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट, ये एक्स्ट्रा आप में जोड़ करके आपके स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए मैंने इसमें जोड़ दिया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किसने किया। तो बेटा ध्यान रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अल्बर्ट क्लाउड और कीथ पोर्टर ने 1945 में डिस्कवर किया था। मीन्स यू कैन से द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज डिस्कवर्ड बाय अल्बर्ट क्लाउड एंड कीथ पोर्टर इन 1945। यस डियर स्टूडेंट्स, इतना ही आपके क्लास 9th के NCERT में दिया है, जितना आपको जानना है। कम नहीं बताया हूँ, कुछ ज़्यादा ही है। अब हम देखेंगे, फोकस करेंगे गोल्गी बॉडीज पर। तो गोल्गी बॉडीज क्या होते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। गोल्गी बॉडीज आर ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर नोन एज सिस्ट्रॉन्स। ठीक है, इस बात को NCERT में क्या किया है, तोड़ करके लंबे सेंटेंसों में लिखा है, मैंने एक साथ कंबाइन कर दिया जो आपके लर्निंग में आपको सुविधा मिले। तो गोल्गी बॉडीज आर ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, थैलियों,
membrane bound vesicles arranged parallel to each other known as cisterns, known as cisterns। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस प्रकार से, जैसे मेम्ब्रेन बाउंड, ये क्या है, ये छोटे छोटे क्या है, ये छोटी छोटी थैलियां हैं। ये बनती कहाँ से है बेटा, ध्यान रखना, इनका फॉर्मेशन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब छोटे छोटे बबल्स या वेसिकल्स निकलते हैं वो फ्लैटेंड हो जाते हैं, फ्लैटेंड होकर क्या करते हैं, चौड़े हो जाते हैं, चौड़े होकर के क्या करते हैं, इस प्रकार से इस फॉर्म में वो क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल अरेंज हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं, क्या कहेंगे, इसी को बेटा हम कहते हैं गोल्गी बॉडीज या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। तो गोल्गी बॉडीज आर ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर नोन एज सिस्टोन्स। ये सभी एक एक सिस्टोन्स ही हैं। ठीक है, आगे देखिए, मटेरियल्स फाउंड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैकेज्ड एंड डिस्पेस्ड टू टारगेट सेल्स, टू टारगेट इन और आउट ऑफ द सेल। सेल के अंदर या सेल के बाहर दूसरे सेल में, जो यहाँ पर चूंकि इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है जो मटेरियल बनते हैं उसको क्या करता है, उसकी पैकेजिंग करना और उसको दूसरे स्थान के लिए पार्सल बना करके भेजना। ये काम क्या होता है, गोल्गी बॉडीज का ही होता है। तो गोल्गी बॉडीज क्या करती है, उस सामान को कहाँ भेजती है, जहां उसकी जरूरत है, यानी जो उसका टारगेट है। तो इस प्रकार से इसका फंक्शन क्या होता है, ये सेल के अंदर भी इस चीज को भेज सकती है, सेल के बाहर भी भेज सकती है। तो इस प्रकार से इसका काम क्या होता है कि पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग, ठीक है, ये करता है। दूसरी चीज, इन्वॉल्व्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। यस, गोल्गी बॉडी से ही लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। इन केस अगर जो मटेरियल्स बना, शेर ने कुछ बनाया या रेयर ने कुछ बनाया, प्रोटीन बनाया, हार्मोन बनाया, एंजाइम बनाया, तो अगर एंजाइम बनाया तो गोल्गी बॉडीज क्या करेगी, गोल्गी बॉडीज उस एंजाइम को पैकेजिंग करके थैली में मेम्ब्रेन बाउंड करके लाइसोसोम के फॉर्म में क्या काम करेगी, वो अपने सेल के अंदर जो है रिजर्व कर लेगी, और जहां उसकी जरूरत पड़ेगी वो लाइसोसोम जाके यहाँ अपना एक्ट करेगा। यानी कहने का मतलब, द vesicles are the package or the packet of enzymes covered by membrane is known as lysosomes and manufactured by Golgi bodies. Okay, तो lysosome का this Golgi body was first discovered by Camillo Golgi in 1898. इस Golgi bodies का की डिस्कवरी जो है सबसे पहले कैमिलो गोल्गी ने 1898 में 1898 में किया था। यह गोल्गी बॉडीज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या करती है, जनरेट करती है, ओरिजिन होती है। यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जब हम लोग किसी फिगर में गोल्गी बॉडीज को स्केच करते हैं तो प्रायः क्या करते हैं, यहाँ पे दो फेस होता है। ध्यान रखिएगा, ये वाला फेस क्या है, कॉन्वेक्स है यानी उभरा हुआ है, और ये वाला पोर्शन क्या है, कॉनकेव है। तो इस प्रकार से हम उल्टा क्या कर देते हैं, इसके लोकेशन को गलत शो कर देते हैं। यहाँ आप क्लास 9 से ही जान लीजिएगा, इसका ये जो कॉन्वेक्स फेस है इसको आप हमेशा न्यूक्लियस के टुवर्ड्स क्या कीजिएगा, हमेशा न्यूक्लियस के टुवर्ड्स ही इसको शो किया कीजिए, और ये वाला पोर्शन क्या होगा, टुवर्ड्स सेल वॉल होता है। जो कॉनकेव पोर्शन होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का वो सेल वॉल के तरफ होता है, और जो उभरा हुआ भाग होता है कॉन्वेक्स पोर्शन फेस वो हमेशा न्यूक्लियस के तरफ होता है, डायरेक्टेड होता है। ठीक है, तो इसको जान लीजिए। दूसरी चीज क्या है कि चूंकि ये सारी सेल के अंदर जो भी मटेरियल बनते हैं उसकी पैकेजिंग करता है और उसकी डिस्पैचिंग करता है, इसीलिए कहा जाता है कि जैसे ट्रैफिक पुलिस जैसा कार्य करता है। चीजें आती हैं उसको पैकेजिंग करता है, पार्सल करता है, उसको उस दिशा में डायरेक्ट करता है। ये काम वैसे ही जैसे कि ट्रैफिक पुलिस में खड़े हुए पुलिस का होता है, फुर फुर रुको, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, ये करता है ना, वैसे ही गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी ऐसा ही कार्य करता है। इसलिए कहीं कहीं पर इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस ऑफ ए सेल, सेल के ट्रैफिक पुलिस को गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। दूसरी चीज बेटा ध्यान रखना, इसका फंक्शन क्या है, अब एक साथ देख लीजिएगा। ये गोल्गी बॉडीज क्या करता है, हेल्प्स इन मॉडिफिकेशन। इसका सबसे मेन काम है मॉडिफिकेशन, फॉर्मेशन नहीं करता, मॉडिफिकेशन करता, चीजों को मिला करके डिफरेंट फार्मूला का जो है मटेरियल तैयार करता है। ठीक है, हेल्प्स इन द मॉडिफिकेशन ऑफ
ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, एंजाइम्स एंड माइक्रोबॉडीज। तो इस प्रकार से इन सारी चीज़ों को क्या करता है, इसके मॉडिफिकेशन क्या करता है, गोल्गी बॉडीज क्या करता है, हेल्प करता है। कहने का मतलब गोल्गी बॉडीज जस्ट किचन में खड़े हुए मम्मी जैसा है कि किचन में डिफरेंट टाइप के मटेरियल रखे गए हैं डिफरेंट कार्टून में, डिब्बे में। और क्या होता है कि जब सामने से जैसी फरमाइश आती है, मम्मी आज बर्गर पिज्जा खाने का मन कर रहा है, तो मम्मी क्या करती है, उन समस्त चीज़ों को लेकर के कढ़ाई में डाल करके आपके लिए बर्गर पिज्जा का जो है वो पार्सल बना देती है, बेटा ये खा ले। तो इस सेल के अंदर जो डिफरेंट एंडोप्लाज्मिक ने या डिफरेंट सेल ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट टाइप की जो मटेरियल्स को तैयार किया, उस सारे मटेरियल्स क्या होते हैं, सेल के अंदर पड़े होते हैं। गोल्गी बॉडी क्या करती है, उन सारी चीज़ों को आवश्यकता के अनुसार उसे क्या करती है, डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके, मॉडिफाई करके, उसकी पैकेजिंग पार्सल करके वहाँ पे भेज देती है, या भैया लीजिए। एक दिन बच्चे ने कहा कि मम्मी मैं जो है आज जो है टिकिया खाऊंगा, समोसे खाऊंगा। तो मम्मी ने क्या काम किया, तुरंत समोसे को बनाने के लिए जो जो आवश्यक चीज़ें होती हैं उसको किचन में उस डिब्बे से निकाल करके कढ़ाई में उसको बना करके समोसे को बना करके पार्सल बना करके थैले में या प्लेट में सजा करके पार्सल तैयार करके भेज दिया। यस बेटा ट्रिंग ट्रिंग आ जाओ, तेरा पार्सल तैयार है, खा ले, ये ले। या बच्चों से भेज दिया, ले जाओ भैया दे जाओ, भैया ने कहा था समोसा खाएगा। तो गोल्गी बॉडी क्या करती है, इसी प्रकार का कार्य करती है। यह किचन में खड़े हुए या किचन में प्रेजेंट उस खानसामा रसोइया के लिए ये शब्द ज़्यादा उचित है। ये गोल्गी बॉडीज का फंक्शन है। अब आइए दूसरा सेल ऑर्गेनेल है, तीसरा सेल ऑर्गेनेल है लाइसोसोम्स। तो डियर स्टूडेंट्स, लाइसोसोम क्या है जरा, लाइसोसोम इज ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनती हैं जो कि यूजलेस होती हैं, जिनका डिस्ट्रॉय किया जाना, सेल के अंदर से उसको वॉश कर जाना, डिलीट करना बहुत आवश्यक है, थ्रो आउट करना बहुत जरूरी होता है। ये सारे काम करने वाला जो स्पेशल ऑर्गेनेल होता है, सेल ऑर्गेनेल, वो लाइसोसोम होता है। तो इसलिए कहा गया है कि लाइसोसोम इज ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम का एक प्रकार है यह। इट हेल्प्स टू keep the cell clean by digesting foreign molecules। क्या होता है, ये हमारी बॉडी में अगर कोई फॉरेन मॉलिक्यूल्स आ गया जो पैथोजेनिक नेचर का है, जो हमें रोग पहुंचाने वाला है, हमें कोई हार्म पहुंचाने वाला है, ये लाइसोसोम्स क्या, अगर वो सेल के अंदर एंट्री कर दिया तो लाइसोसोम क्या काम करेगा, उसके पास चला जाएगा, हेलो फ्रेंड हाउ आर यू, आप यहाँ क्यों आए हैं, ये हमें रोग उत्पन्न करने के लिए, हमें नुकसान उत्पन्न करने के लिए आए हैं, यस 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 कम टू मी। धीरे से क्या काम है, उसे गोबल कर लेगा। अब उसके लाइसोसोम के अंदर इतने डिफरेंट टाइप के, कहा जाता है 24 टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को कंप्लीटली डाइजेस्ट करने के लिए इनफ होते हैं। वो उसको अंदर लेगा और अंदर लेते ही क्या करेगा, वो उस डाइजेस्टिव एंजाइम द्वारा क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से फॉरेन पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने का जो स्ट्रॉन्ग एंजाइम इसमें होता है, और क्या करता है कि वो उसको डाइजेस्ट करके उस फॉरेन पार्टिकल से सेल को क्या करता है, क्लीन कर देता है, उसको वेस्टेज के रूप में थ्रो आउट भी कर देगा। तो क्या होता है, कंटेन्स लाइसोसोम कंटेन्स पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू डाइजेस्ट ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल्स ऑफ द सेल। नेक्स्ट चीज, on bursting its enzymes digest their own cell। अगर कभी किसी भी कारण से लाइसोसोम बर्स्ट कर जाए, फट जाए, तो क्या करेगा, ये स्वयं को ही पचा देता है। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। किसकी आत्महत्या, सेल्फ, स्वयं लाइसोसोम अपने को पचा देता है, अपने को ही नहीं, जिस सेल में रहता है उस सेल के भी सभी कंटेंट्स को डाइजेस्ट कर जाएगा। यानी जब कभी सेल में क्या होती है, कुछ सेल जो है बीमार हो जाती हैं, नुकसान हो जाता है, या किसी प्रकार के कैंसरस हो जाती हैं, तो लाइसोसोम ही है जो फट फट के क्या करता है, उस सेल को ही डाइजेस्ट कर देता है, जिससे कि वो जो पॉइजनस चीज़ें हैं वो वहीं पर जो है डिजॉल्व हो जाए और नष्ट हो जाए, वो चीज़ इन्फेक्शन आगे न बढ़ने पाए। तो इस प्रकार से इसका भी फंक्शन करती है। और दूसरी चीज, लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड। अब लास्ट में आकर के इसका डेफिनेशन दे रहे हैं कि लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स।
तो लाइसोसोम्स क्या होते हैं? अब यहाँ डिफिनेशन आप देख सकते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है कि लाइसोसोम्स एक प्रकार के झिल्ली से घिरे हुए थैली के आकार की संरचनाएं होती हैं जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम से भरी होती हैं। ठीक, लाइसोसोम की खोज जो है ये क्रिस्टियन डी दुबे ने 1974 में किया था। क्रिस्टियन डी दुबे ने 1974 में 1974 में इसकी खोज की थी। ठीक, अब आइए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोग देखें। तो बेटा आप लोग थोड़ा सा इसे देख लीजिएगा, इसमें कहीं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं और इसको आप देखिए। यस माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू आर अगेन वेलकम। तो अब हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया पर हमारी क्लास 9th की एनसीईआरटी में पॉइंट्स को थोड़ा सा बिखेर करके रखा, मैंने सबको इकट्ठा कर दिया आपकी सुविधा और लर्निंग के लिए। तो आप देखिए माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन cylindrical or plate-like cell organelle having its own DNA and ribosomes that is of 70s type। राइबोसोम दो ही प्रकार का होता है, मेन 70s टाइप का और 80s टाइप का। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली वाली बेलनाकार या चपटी संरचना एक कोशिकांग है जिसमें इसका स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है। बेटा ध्यान रखना, जिसमें अपना स्वयं का डीएनए राइबोसोम होगा वह अपने लिए अपनी जरूरत के हिसाब से अपना प्रोटीन भी बनाता रहेगा। अपनी जब जरूरत होगी उतनी संख्या में अपने को डिवाइड करके संख्या बढ़ाता भी रहेगा। इससे मालिक से नहीं पूछना पड़ेगा, न्यूक्लियस से नहीं पूछना पड़ेगा, यस मालिक जरूरत है मैं डिवाइड होके कुछ और बना लूं। नो 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 नो, इतना दिमाग में रखिएगा। जिस सेल ऑर्गेनेल में अपना स्वयं, कौन सा ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया और ये प्लास्टिक क्लोरोप्लास्ट, ये ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके पास अपना स्वयं का डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। इसलिए ये जब भी चाहेंगे अपनी जरूरत के हिसाब से डिवाइड करके अपनी संख्या भी बढ़ा लेंगे और इसके साथ ही साथ जब इनको जो जरूरत पड़ेगी उस प्रकार की प्रोटीन भी बना लेंगे। ओके, तो कम ऑन पॉइंट। तो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन cylindrical plate-like cell organelles having its own DNA and ribosomes। बेटा ध्यान रखना, शब्द थोड़ा छोटे मैंने लिखा है, इसलिए लिखा है कि ताकि सारे कंटेंट्स एट ए ग्लांस एक ही दृष्टि में सामने आ जाएं। आपको असुविधा हो तो थोड़ा सा अपने इस क्या कहते हैं स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा। जूम करने से वर्ड और भी क्लियर हो जाएंगे और क्या होगा कि आप आसानी से अपने नोट्स को बना लेंगे। थैंक यू। सेकेंड पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, हेंस इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस तो है, लेकिन पूछा जाता है क्यों पावर हाउस है, तो क्या आंसर आप देंगे? यहाँ पे आपका आंसर तैयार है, पहले आंसर है बाद में उसका क्वेश्चन बना है कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर सेल के वाइटल एक्टिविटी को कंटिन्यू रखने के लिए जो एनर्जी होती है उसकी सप्लाई के लिए उस एनर्जी के मॉलिक्यूल को बनाती रहती है, जिसको एनर्जी क्वाइन कहा जाता है और उसका नाम है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसका फॉर्मेशन करती रहती है और ज़्यादा अगर जरूरत नहीं है तो उसको स्टोर भी करती रहती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। बहुत ही संक्षेप में आपको ये आंसर है, इसे आप हार्ड कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। एटीपी का मतलब होता है P फॉर फॉस्फेट, T फॉर ट्राई एंड A फॉर एडेनोसिन। कुल मिलाकर के एटीपी का फुल फॉर्म होगा एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट, जो क्या होता है एनर्जी क्वाइन है। एनर्जी क्वाइन, इसको एनर्जी क्वाइन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। सेकंड थिंग, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जैसा आपने कहा कि डबल मेम्ब्रेन होती है, तो इसका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वे वेरी पोरस, उसमें बहुत ज्यादा छिद्र होते हैं। अगर आपको दिखाना चाहें, यहाँ देखिए, ये देख रहे हैं, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है। आप चाहें तो अपने बुक में बना सकते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है,
ये इसका इनर मेम्ब्रेन है। ये देखिए जो डीपली क्या है, फोल्डेड, अंदर जाकर के डीपली क्या हो रहा है, फोल्ड कर रहा है। तो इस प्रकार से ये जो इनर साइड में फोल्डिंग हो रही है, ये क्या करता है, इनर सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है, जो जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं यहाँ पर रिएक्ट करके मोर ओवर एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार से अब इसके अंदर क्या भरा है, इसके अंदर इसका अपना स्वयं का डीएनए है, राइबोसोम है, इसके अंदर जो भी भरा हुआ है वो क्या कहलाएगा, वो मैट्रिक्स कहलाता है, इसका मैट्रिक्स है। तो मेम्ब्रेन और आउटर क्या होता है, वेरी पोरस होता है, इनर लेयर जो है डीपली फोल्डेड होता है। इसमें दो चैम्बर होते हैं, आउटर चैम्बर और इनर चैम्बर। बेटा ध्यान रखना, इस इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का जो जगह है ये आउटर चैम्बर है, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो स्पेस है यह इनर चैम्बर कहलाता है। आपको ध्यान रखिएगा, मैं आपकी तो बुक में लिखा है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इन दोनों चैम्बर में दो अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, सॉरी एंजाइम्स होते हैं, और दो अलग अलग प्रकार की क्रियाओं को भी पूरा करवाते हैं। अंदर वाले चैम्बर में क्रेब्स साइकिल को रेगुलेट करने वाले एंजाइम्स होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, और बाहर दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो आउटर चैम्बर होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा एटीपी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब बेटा ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट और जान लीजिएगा, एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, कभी कभी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा एटीपी का फॉर्मेशन ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, इस इनर मेम्ब्रेन पर होता है, न मैट्रिक्स में होता है न आउटर चैम्बर में होता है। कहाँ होता है, इस इनर मेम्ब्रेन पर ही होता है। ठीक है, स्टोर कहाँ होगा, एटीपी स्टोर होगा मैट्रिक्स में, इनर चैम्बर में। आगे देखिए, इस प्रकार से मैट्रिक्स कंटेन्स रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। इसका जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं, और यहाँ पर इस इनर मेम्ब्रेन पर 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, जो प्रोटॉन रिलीज होता है, वो जाकर के साइक्लिक प्रोसेस के द्वारा क्या करता है, एटीपी एनर्जी, एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया था, इस माइटोकॉन्ड्रिया को किसने खोजा, Who discovered mitochondria? So dear students, mitochondria was discovered by Albert von Kolliker in 1857. किसी किसी किताबों में सी वेंडा, चार्ल्स वेंडा नाम दिया जाता है, लेकिन नहीं, आप सीधे जानिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के डिस्कवर करने की जो श्रेय है वो अल्बर्ट वॉन कोलिकर को जाता है, जिन्होंने 1857 में इसको डिस्कवर किया। यस डियर स्टूडेंट्स, अब आइए हम लोग प्लास्टिड पर कंसंट्रेट करते हैं। तो प्लास्टिड क्या होता है बेटा, ध्यान रखना, प्लास्टिड इज आल्सो ए डबल मेम्ब्रेन ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज सेल ऑर्गेनेल। क्या होता है, प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन वाला, विभिन्न आकार प्रकार की संरचना वाला एक कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल है, हैविंग इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। इसमें भी अपना स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है। ठीक है, ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, ओनली इन प्लांट सेल्स एक्सेप्ट यूग्लिना। ये जो प्लास्टिड होता है ये केवल प्लांट सेल में ही मिलता है, एनिमल सेल में नहीं मिलता है। लेकिन एनिमल सेल में जो एक प्रोटिस्ट है, प्रोटिस्ट यानी यूग्लिना, यूग्लिना में भी प्लास्टिड का जो क्लोरोप्लास्ट वाला प्लास्टिड पाया जाता है, एक्सेप्ट यूग्लिना। यूग्लिना में मिलता है, यही एकमात्र प्रोटिस्ट है जो प्लांट नहीं है, फिर भी इसमें क्लोरोप्लास्ट मिलता है, जो फोटोसिंथेसिस में सपोर्ट करता है। ध्यान रखिएगा, तो ये जो प्लास्टिड होते हैं, प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट है और एक ल्यूकोप्लास्ट। यानी जो कलर्ड प्लास्टिड होता है उसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। जैसे अगर इसमें ग्रीन कलर के पिगमेंट्स हैं, कैरोटीन्स हैं, तो क्या करता है, उसको क्लोरोफिल कहेंगे। अगर ग्रीन कलर वाला पिगमेंट क्लोरोफिल जिस प्लास्टिड में प्रेजेंट होगा उसे क्रोमोप्लास्ट, कौन वाला क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट वाला क्रोमोप्लास्ट उसको कहेंगे। और जिसमें पिगमेंट्स नहीं होंगे कलर देने वाले, उसको ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। ये कलरलेस होता है। बेटा ध्यान रखना, जब क्लोरोप्लास्ट की ओरिजिन होती है तो सबसे पहले बनने वाला जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में ही बाद में इवोल्यूशनरी प्रोसेस के द्वारा डिफरेंट टाइप के, जरा चेक करो बेटा इसको,
डिफरेंट टाइप के इवोल्यूशनरी जो प्रोसेस के द्वारा डिफरेंट टाइप के कलर देने वाले पिगमेंट्स जो है इवॉल्व कर जाते हैं, डेवलप कर जाते हैं। तो ये अगर क्लोरोफिल अगर डेवलप किया तो क्लोरोफिल क्या हुआ, क्लोरोफिल प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा। जब ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा तो जिस ऑर्गेनेल में वो होगा वह ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट कहलाएगा। क्लोरोप्लास्ट आल्सो हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, यानी C6H12O6 बनाएगा। इस प्रकार से वह एनर्जी, वो फूड क्या होगा, प्लांट को भी न्यूट्रिएट करेगा और दुनिया के चैनल वाइज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ऑमनीवोर्स, डेट्रीवोर्स सब में क्या होगा, धीरे धीरे फूड पहुंचता रहेगा और सब जो है न्यूट्रिशन प्राप्त करते रहेंगे। तो इतना बड़ा फंक्शन है। मैंने तो इसके पहले वाले चैनल में कहा कि बेटा यही क्लोरोप्लास्ट ही है जिसको माँ अन्नपूर्णा कहा जाता है, जो इस दुनिया के लिए भोजन बनाता है और सबको सप्लाई करता है। तो डियर स्टूडेंट, स्पिरिचुअली यू कैन से दिस क्लोरोप्लास्ट इज नथिंग बट इट्स द माँ अन्नपूर्णा, माँ सिद्धिदात्री, who manufactures food for all flora and fauna of this world। इस संसार के सभी फ्लोरा फ्यूना के लिए जो फूड सप्लाई करने वाला जो मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, वह क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट ये कलरलेस होता है और करता क्या है, ये जो है आपका स्टार्च, आयल्स एंड प्रोटीन्स आर स्टोर्ड इन ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। अब अगली चीज ध्यान रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट, इसमें जो प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड के अंदर का जो मैट्रिक्स होता है उसे हम स्टोमा कहते हैं। और इस प्लास्टिड को डिस्कवर किया था अर्नेस्ट हैकेल ने। दिस प्लास्टिड वाज डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट हैकेल। तो अर्नेस्ट हैकेल ने इसे जो है डिस्कवर किया। ईयर मैं नहीं लिख पाया, ईयर कंफ्यूज हो गया है, गलत बताऊंगा नहीं, बाद में जो है इसको हम फिर से आपको सजेस्ट कर देंगे कि अर्नेस्ट हैकेल ने ये प्लास्टिक को कब डिस्कवर किया। अदरवाइज यू कैन सर्च ऑन गूगल। थैंक यू। बेटा यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ ऐसे सर हैं जो बार बार क्वेश्चन पुटअप करके हमें परेशान करते रहते हैं, उसके लिए आप थोड़ा सा तैयार हो जाइए। होता क्या है, जैसे आप टोमेटो देखते हैं ना, all the green things present in this world, in plants, in living things are green due to presence of chlorophyll। इस दुनिया के जितने भी जीव हैं अगर वो हरे हैं तो इसका मतलब उनमें क्लोरोफिल है। ठीक है। आप देखते होंगे टोमेटो को, कभी आपने देखा टोमेटो जब कभी क्या होता है कि जमीन के ऊपर होता है, जमीन के नीचे जहाँ पर लाइट नहीं पड़ रही होती है तो क्या होता है, वो व्हाइट होता है, लेकिन जैसे उस पर लाइट पड़ने लगती है वो ग्रीन कलर हो जाता है। यानी टोमेटो में सबसे पहले ल्यूकोप्लास्ट बना, ल्यूकोप्लास्ट को जब लाइट मिली तो वो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट होते होते फिर क्या होता है कि उसमें जब वो रिपेनिंग प्रोसेस शुरू होता है उसमें कुछ और भी पिगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है और वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से जब टोमेटो व्हाइट था तो उसमें ल्यूकोप्लास्ट था, जब वो ग्रीन हुआ तब वो उसमें क्लोरोप्लास्ट हो गया, जब वो रेड हो गया तब उसमें क्रोमोप्लास्ट हो गया। यानी कलर पिगमेंट्स, कैरोटीन्स और एंथोसिन, इसका मात्रा जो उसमें बढ़ गई, जिसकी वजह से वो डिफरेंट कलर हो गया। बेटा यहाँ पे एक पॉइंट आप रुक के और समझ लीजिए, दुनिया में पौधों के जो डिफरेंट कलर होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट के या ल्यूकोप्लास्ट के कारण ही होते हैं, लेकिन ये फूलों की पंखुड़ियों के जो रंग होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड के कारण नहीं होते हैं, वो जेंथोफिल और एंथोसाइनिन जैसे कुछ डिफरेंट टाइप के कलर पिगमेंट्स होते हैं उनकी वजह से होते हैं। इस पॉइंट को पकड़ के रखेंगे तो आगे हायर क्लासेस में आपके लिए बहुत काम के आएगा। ठीक है। तो अब लास्ट का पॉइंट आ गया वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं बेटा, आप कह सकते हैं हमारे घर में जैसे डस्टबिन होता है, जो चीज़ हमारे काम की नहीं है ले जाके डस्टबिन में फेंक दीजिए। डस्टबिन बेचारा उसको लेकर के एक कंटेनर है लेके रखे रहता है और समय मिलती है तो उसे हमें ही या कोई भी क्या करता है उसको बाहर थ्रो आउट कर देता है। घर में कचड़े नहीं इकट्ठा हो पाते और क्या होता है वो पड़ा रहता है। कभी कभी कुछ डस्टबिन ऐसे होते हैं जिसमें हम ज़रूरी चीज़ भी रख देते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे डिब्बे होते हैं जिसमें हम भोजन भी रख देते हैं, कुछ ऐसे बोतल हैं जिसमें हम पानी भर देते हैं। तो इस प्रकार से वैक्यूल्स क्या होते हैं, वैक्यूल्स आर ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट आर यूजफुल प्रोडक्ट लाइक फूड,
If food is stored in vacuoles, that is known as the food vacuole. If water is stored in vacuoles, then it will known as the water vacuole. If vestes are stored in vacuoles, then it will known as वेस्ट वैक्यूल. ओके, तो जैसा सब्सटेंस इस वैक्यूल्स के अंदर होता है वो वैक्यूल उसी नाम से जाना जाता है. ठीक है. एक चीज और, आपकी एनसीईआरटी में इस बात पे चर्चा नहीं की गई है, बेटा ध्यान रखना. कुछ ये जो मेम्ब्रेन होता है, ये जो वैक्यूल का मेम्ब्रेन होता है, वो जितने सेल ऑर्गेनेल हैं उन सभी के ऑर्गेनेल के मेम्ब्रेन से थोड़ा डिफरेंट होता है. और इस प्रकार के मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट. टोनोप्लास्ट इज द सबस्टेंस दैट फॉर्म्स मेम्ब्रेन ऑफ कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स. ओके, अब आइए मेन पॉइंट हम लोग देखते हैं. वैक्यूल्स आर स्टोर्ड सैक्स फॉर सॉलिड लिक्विड कंटेंट्स. सॉलिड या लिक्विड कंटेंट्स को क्या करते हैं, स्टोर करने वाला एक क्या होता है, सैक होता है. कौन, वैक्यूल. इसकी साइज क्या होती है, लार्ज इन प्लांट्स एंड स्मॉल इन एनिमल्स. ध्यान रखिएगा, वैक्यूल्स की साइज क्या होती है, प्लांट में सेंट्रल होती है और साइज बड़ी होती है, संख्या में कम होती है. इट मीन्स वैक्यूल्स इन प्लांट्स आर लार्ज इन साइज, मिनिमम इन नंबर्स एंड सेंट्रल इन पोजिशन. while in animals vacuoles are small in size, large, numerous in numbers and scattered in cytoplasm. Dear students, ये भी जान लीजिए, the increasing number of vacuoles indicates the age or oldness of the cell also. किसी सेल में वैक्यूल्स के नंबर का बढ़ना, जनरली कभी कभी क्या होता है कि वो एयर वैक्यूल्स का बढ़ना, हवा भरी है तो एयर वैक्यूल हो गया, एयर वैक्यूल्स का बढ़ना उस सेल की वृद्धावस्था की तरफ इंडिकेट करती है. जैसे हमारे शरीर पर झुर्रियों का पड़ना हमारी उम्र को बताती है, वैसे सेल के साइटोप्लाज्म में एयर वैक्यूल्स का बढ़ना उसके ओल्डनेस को डिफाइन इंडिकेट करती है. तो इस प्रकार से ये जो वैक्यूल्स होता है जनरली इन प्लांट्स में, ये वैक्यूल क्या करता है 50 से 90% स्पेस क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है. ठीक है. प्लांट सेल वैक्यूल्स फुल ऑफ सेल सैप. प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है उसमें एक प्रकार का सैप भरा होता है, द्रव भरा होता है, जिसको सेल सैप कहते हैं. और यह जो सेल सैप होता है, इसी सेल सैप की वजह से क्या करता है, उस प्लांट को टर्गिडिटी, स्फीति या रिजिडिटी, सॉलिडिटी का क्या होता है, नेचर यानी क्वालिटी प्राप्त होती है. और ये जो वैक्यूल्स होते हैं स्टोरेज, इसका इनका फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज का, चीजों को संग्रह करने का. विभिन्न प्रकार की चीजें जैसे अमीनो एसिड्स, सुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, प्रोटीन्स may be stored in such type of vacuoles. Okay, and as per the storage the name of vacuoles will vary from time to time. Okay, in unicellular vacuoles known as food vacuoles, as in amoeba. amoeba जैसे यूनिसेलुलर अमीबा है, अमीबा में अगर उसका जो खाद्य पदार्थ है, फूड अगर वैक्यूल में स्टोर है तो इसी वैक्यूल को फूड वैक्यूल कहेंगे. अगर उसमें वाटर है, यानी वो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, वाटर शरीर में वाटर को बैलेंस करने के लिए अगर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं, तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है, ये भी एक प्रकार का वैक्यूल है जो वाटर के बैलेंसिंग को करता है. किसमें, अमीबा में. अगर कुछ वेस्टेज हैं, फूड डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा, वेस्ट, वही वैक्यूल क्या होगा, वेस्ट वैक्यूल बन जाएगा, जो बॉडी को बाहर जा करके फट जाएगा और वो वेस्ट क्या होंगे, बॉडी के बाहर थ्रो आउट कर दिए जाते हैं. बेटा ध्यान रखना, दिस वैक्यूल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक इन 1676. ओके, तो वैक्यूल्स जो है एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक के द्वारा 1676 में डिस्कवर किया गया था. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आकर के हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में अपना पूरा यानी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल का पॉइंट पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ. अब डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में एक लेक्चर हम आपको और देंगे इस चैप्टर पर, और वो होगा जिसमें हम लोग क्या काम करेंगे, एनिमल सेल,
प्लांट सेल में डिफरेंस देखेंगे, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस होता है वो देखेंगे, और साथ ही साथ सेल डिवीजन क्या है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला जो रुडोल्फ विर्चो का कॉन्सेप्ट है सेल थ्योरी का, यानी कि किसी भी नए सेल की उत्पत्ति किसी पहले से किसी सजीव नई कोशिका से, पहले से उपस्थित किसी कोशिका के डिवीजन से होता है। ये कैसे डिवीजन होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। माइटोटिक डिवीजन, मियोसिस डिवीजन, एमाइटोटिक डिवीजन, ये सब क्या है इसके बारे में देखेंगे। और साथ ही साथ आपके इस लेसन 9 क्लास 9th के ये जो चैप्टर चल रहा है, इसमें जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी थैंक्स फॉर टुडे। प्लीज like, subscribe, and also looking this, have this its in screenshot, and please manufacture your notes for your long duration utility. Thank you beta, best of luck, thank you.